सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो संपत्ति अंतरण जो अधिनियम है 1882, उसकी हम धारा 1 की और 2 की चर्चा करेंगे आज। तो हमने पिछली क्लास में कुछ मोटा मोटा जो उसका बैकग्राउंड था वो देख लिया था संपत्ति अंतरण अधिनियम का। आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। धारा 1 क्या बोलती है उसको उस पर हम चर्चा करते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 1 में तो ये बोलती है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाता है। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1882 से पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। ठीक है, यह कहाँ लागू होता है भाई? पूरे भारत में भाई। वैसे तो यह पूरे भारत पर लागू होता है, लेकिन पुराने समय में कुछ इलाके जैसे मुंबई, पंजाब और दिल्ली में यह तुरंत लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब ये बना तो दिल्ली, पंजाब और मुंबई में तुरंत लागू नहीं हुआ था, और वैसे तो ये पूरे भारत पे लागू होता है। ठीक है, सरकार की शक्तियां क्या है इसमें? कानून में लिखा है कि संबंधित राज्य सरकारें अपने राजपत्र में नोटिस निकालकर इसे अपने राज्य के किसी भी हिस्से में लागू कर सकते हैं। आज के समय में लगभग सभी राज्यों ने इसे अपना लिया है। किसको? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को। छूट देने की शक्ति क्या है अब इसमें? राज्य सरकार के पास यह पावर है कि वह अपने राज्य के किसी हिस्से को इस कानून के कुछ खास धाराओं से आजाद कर दे। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास ये भी अधिकार है कि क्या है वो, ये जो कानून जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसकी कुछ धाराएं जो होती हैं उनसे कोई हिस्सा या किसी क्षेत्र को क्या कर सकती है? आजाद कर सकती है कि यहाँ पे ये धारा लागू नहीं होंगी। ठीक है, कौन कौन सी धारा है? 64, धारा है 54 पैरा 2 और 3 पे। ठीक है, बिक्री से जुड़ी हुई, तो इनको किसी क्षेत्र में लागू कर सकती है कौन? राज्य सरकार। धारा 59 बंधक से जुड़ी है भैया। धारा 107 जो पट्टे से जुड़ी है, पट्टे पर जो देते हैं लीज पर जमीन को। धारा 123 दान से जुड़ी है। तो इन धाराओं को कुछ क्षेत्र में क्या है? लागू कर सकती है कौन? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार। मतलब अगर सरकार चाहे तो कह सकती है कि इन कामों के लिए हमारे राज्य के इस छोटे से इलाके में रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, या कोई और छूट दे सकती है। ठीक है, इन कामों के लिए, या बिक्री, कौन से काम है? बिक्री, बंधक, पट्टे और दान के लिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। रजिस्ट्रेशन कानून का जो पेज जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। आखिरी हिस्सा यह कहता है कि अगर कोई इलाका भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के दायरे से बाहर रखा गया है तो वहां ऊपर बताई गई धारा 54, धारा 59, धारा 107 और धारा 123 लागू नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो कानून का जो पेज जो है वो क्या है कि आखिरी हिस्सा ये कहता है कि अगर कोई इलाका भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है, कोई भी इलाका जो है वो भारतीय रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम 1908 इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अलग रख दिया भाई, ठीक है। धारा 54, 59 और 123 और 107 वहां पे लागू नहीं होंगी, ठीक है। जहां रजिस्ट्री का कानून ही नहीं चलता वहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम क्या हो जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, ठीक है। जहां क्या है, रजिस्ट्री का कानून ही नहीं चलता वहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम जो रजिस्ट्री की मांग करते हैं जबरदस्ती लागू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार जो क्या है, धारा 59, धारा 54 बिक्री रोक सकती है, किसी क्षेत्र में बंधक रोक सकती है और पट्टे पर जमीन को देना रोक सकती है, दान देना रोक सकती है, ठीक है। ये कुछ हिस्से में कानून रोक सकती है इन धाराओं के अकॉर्डिंग। अब जैसे भारतीय रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम जो है 1908 के दायरे से बाहर रखा गया है, तो वहां ऊपर बताए गए धाराएं जो 54 जो ये जो धाराएं 54, 59, 107 लागू नहीं होंगी। अगर किसी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है इसके तहत 1908 जो क्या हर रजिस्ट्री होती है, अगर किसी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होगी तो ये चारों धाराएं भी काम नहीं करेंगी। कौन सी, एक तो बिक्री पर देना, रजिस्ट्री नहीं होगी तो बिक्री पे देंगे कैसे, बंधक नहीं होगा और पट्टे पर जमीन नहीं दी जाएगी और दान पर नहीं दी जाएगी भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। संपत्ति अंतरण अधिनियम पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं हुआ था भाई, ठीक है। जब संपत्ति अंतरण अधिनियम बना 1882 में तो पूरे साथ ये भारत में लागू नहीं हुआ भाई एक साथ, ठीक है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पहुंचा भाई, ठीक है। आइए देखते हैं शुरुआत कब हुई थी भाई। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था 1882 में, तो अंग्रेजों के समय इसकी शुरुआत हुई थी। जब 1 जुलाई 1882 को जब 1 जुलाई 1882 को यह कानून बना तब यह केवल ब्रिटिश भारत के लिए था, ठीक है। उस समय मुंबई, पंजाब और वर्मा, जिसको क्या बोलते हैं भाई, म्यांमार बोलते हैं, को इससे बाहर रखा गया था। वहां की सरकारों को यह पावर दी गई कि जब वे चाहें इसे लागू कर लें, ठीक है। तो जब ये लागू हुआ कौन सा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, तो ये पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। उस समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे लागू हुआ था भाई, ठीक है। अंग्रेजों का उस समय एम था ब्रिटिश भारत के लिए था भाई ये कानून, ठीक है। और उस समय जो मुंबई, पंजाब और जो वर्मा जो थी, वर्तमान में जिसको म्यांमार बोलते हैं, भारत का हिस्सा था, ठीक है, को इससे बाहर रखा गया था, ठीक है। और वहां की जो सरकारें जो है उनको पावर दे दी गई थी कि जब चाहे आप इसे वहां पे लागू कर सकते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम को भाई, ठीक है। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ भाई, जैसे जैसे समय बीता यह बाकी जगहों पर भी क्या होगा भाई, लागू होने लगा भाई। मुंबई में कब हुआ है, 1893 में लागू हुआ भाई। सिंध व वर्मा में कब हुआ है शुरू, 1915 और 1924 में, ठीक है। मणिपुर में 1929 में ये पहुंचा, ठीक है। आजादी के बाद इसका जो प्रारूप था वो क्या हुआ, ठीक है, जो आज तक ये चला आ रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम में। आजादी के बाद 1947 से लेके 1950 तक जब भारत आजाद हुआ और छोटी छोटी रियासतें भारत में मिली तो उन इलाकों में भी इस कानून को धीरे धीरे लागू किया गया, ठीक है। तो जब भारत आजाद हुआ तो छोटी छोटी रियासतें जो थी भारत में मिली, तो उन जो क्षेत्र जो थे उन इलाकों में भी इस कानून को धीरे धीरे लागू किया गया। 1951 में लगभग सभी पुराने भाग राज्य में यानी कि बी पार्ट राज्यों में यह कानून क्या होगा भाई, लागू हो गया, ठीक है। 1951 में जो बी पार्ट के जो राज्य थे उनमें सब में लगभग लागू। आगे बात करते हैं, आगे है 1956 का बदलाव।
अब 1956 में क्या हुआ, बदलाव हुआ। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, था 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के ऊपर, तब कानून की भाषा बदली गई ताकि जो रियासतें अब भारत का हिस्सा बन चुकी थी उन पर भी यह स्पष्ट रूप से लागू हो सके। ठीक है, दिल्ली में इसे 1962 में क्या किया गया भाई, लागू किया गया था, संपत्ति अंतकरण अधिनियम कानून को। ठीक है, सिर्फ धारा 129 को छोड़कर भाई, ठीक है, दिल्ली में क्या कर दिया, ये लागू कर दिया। ठीक है, सबसे जरूरी बात पंजाब का मामला, पंजाब में क्या हुआ। ठीक है, आज की तारीख में सबसे खास बात यह है कि यह अधिनियम पंजाब राज्य में पूरी तरह लागू नहीं है भाई, आज की तारीख की बात है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि वहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम नहीं है। पंजाब में आज की तारीख में ये क्या है, ये जो नियम जो है, संपत्ति अंतरण जो अधिनियम जो है, तो पंजाब में क्या मामला था इसका, पंजाब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पंजाब में आज भी क्या है, लागू नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि पंजाब में संपत्ति ट्रांसफर जो है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम नहीं है भाई। तो वह क्या है, वहां इस कानून के सिद्धांत, तो माने जाते हैं भाई। ठीक है, लेकिन पूरा एक्ट वैसे लागू नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो कानून है इसके सिद्धांत पंजाब में माने जाते हैं, लेकिन वैसे के वैसा एक्ट पूरा का पूरा पंजाब में लागू नहीं है भाई। ठीक है, पंजाब में यह कानून किताबी तौर पर लागू नहीं है, फिर भी वहां काम कैसे चलता है। ठीक है, फिर भी वहां काम कैसे चलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं किताबी तौर पे तो लागू नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे काम चलता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, खरीद रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, वर्तमान में भी पंजाब में लागू नहीं है। किताब नहीं पर कानून का दिल, किताब नहीं पर कानून का दिल। आइए देखते हैं, पंजाब में जज साहब इस कानून को मानने के लिए कानूनी रूप से मजबूर नहीं है। ठीक है, तो पंजाब में जो है वो जज साहब इस कानून को मानने के लिए कानूनी रूप से क्या नहीं है, मजबूर नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी के झगड़ों में फैसला करते समय वे साम्य, न्याय और सद्विवेक, ठीक है, के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है,
तो किताबी नहीं, पर ये क्या है भाई, कानूनी दिल है इसका, कानूनी रूप से वहां पे लागू है। ठीक है, तो जज साहब कोई भी फैसला करते हैं प्रॉपर्टी के झगड़ों का, तो उसमें क्या होता है, क्षम्य न्याय और सदविवेक के सिद्धांत पर क्या करते हैं भाई, पालन करते हैं। चूंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के ज्यादातर नियम इसी न्याय और ईमानदारी पर टिके हैं भाई, इसलिए जज साहब जो क्या है, अनौपचारिक रूप से इसी कानून के नियमों को लागू कर देते हैं भाई। ठीक है, तो वहां पे क्या है, इक्वलिटी, जस्टिस एंड जो गुड, जो सदविवेक जो है, उसके ऊपर जज साहब काम करते हैं। ठीक है, लेकिन किताबी रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं है वहां पे पंजाब में। ठीक है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम से ज्यादातर नियम इसी न्याय और ईमानदारी पर टिके हैं, इसलिए जज साहब अनौपचारिक रूप से इसी कानून के नियमों को लागू कर देते हैं भाई। भले ही कानून की मोहर न लगी हो, पर इंसाफ करने के लिए जज साहब इसी तरीके को सही मानते हैं। ठीक है, कहां पे, पंजाब में। आगे बात करते हैं जरूरी नियम बनाम जो तकनीकी नियम क्या है। जज साहब केवल उन नियमों को अपनाते हैं जो इंसाफ के लिए जरूरी हैं। जो नियम बहुत ज्यादा तकनीकी हैं उन्हें वे नजरअंदाज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जो इंसाफ के लिए जरूरी है उनको अपनाते हैं, और जो नियम जो क्या है तकनीकी रूप से, उन्हें क्या करते हैं भाई, नजरअंदाज कर देते हैं भाई। ठीक है, जैसे अगर कोई नियम बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई या पेचीदा प्रक्रिया वाला है, तो पंजाब के कोर्ट उसे मानने से मना कर सकते हैं। लेकिन धोखाधड़ी न हो या प्रॉपर्टी का हक सही मिले जैसे मुख्य सिद्धांतों को वे जरूरी मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सरकार के पास मिक्स्ड एंड मैच की पावर है। ठीक है, धारा 1 राज्य सरकार को यह पावर देती है कि, क्या पावर देती, कौन सी धारा है ये, तो यह है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 1। तो क्या है, सरकार के पास मिक्स एंड मैच की पावर है। धारा 1 राज्य सरकार को यह पावर देती है कि वह चाहे तो पूरे कानून को लागू कर दे। ठीक है, तो राज्य सरकार को पावर है, चाहे तो पूरे कानून को लागू कर दे, या फिर कानून की सिर्फ कुछ हिस्से को लागू कर दे, या फिर राज्य के किसी खास इलाके जैसे किसी एक जिले में इसे लागू कर सके। ठीक है, एक जरूरी चेतावनी, अगर सरकार इस कानून के सिर्फ कुछ हिस्से लागू करती है तो कोर्ट उन हिस्सों को अलग से नहीं देखेगा। ठीक है, उन्हें पूरे कानून के संदर्भ में ही समझा जाएगा, ताकि वहां पहले से चल रहे किसी स्थानीय नियम या कानून को बेवजह नुकसान न पहुंचे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो वहां पे रजिस्ट्री की छूट का खेल क्या है, कैसे रजिस्ट्रियां होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति और रजिस्ट्री की छूट का खेल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नया बदलाव हो गया भाई। 31 अक्टूबर 2019 से पहले यहां संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वहां के अपने अलग नियम होते थे उस समय 2019 से पहले। अब क्या बात है भाई, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो ये इलाके केंद्र शासित प्रदेश बन गए भाई। ठीक है, इसी के साथ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 अब वहां पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, तो अब वहां पे क्या है, ये पूर्ण रूप से लागू है। पहले तो क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसलिए वो लागू नहीं था। धाराओं की छूट और रजिस्ट्री का चक्कर क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
जम्मू धाराओं की छूट और रजिस्ट्री का चक्कर। यहां कानून की एक चालाकी समझाई गई है। धारा 1 और धारा 2 राज्य सरकार को कुछ धाराएं जैसे 54, 59, 107, 123 से छूट देने की पावर देती है। ठीक है भाई, राज्य सरकार को कुछ धाराएं जो थी बताई थी वो छूट देने की क्या देती है भाई, पावर देती है। ये धाराएं मुख्य रूप से कहते हैं कि प्रॉपर्टी बेचना 54, गिरवी रखना 59, या दान देने पर रजिस्ट्री जरूरी है। ठीक है भाई, कि आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, गिरवी रख रहे हैं तो रजिस्ट्री होनी चाहिए, दान दे रहे हैं तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये होना जरूरी है। आगे क्या बोला, अब असली बात यह है कि अगर राज्य सरकार कह दे कि हमारे यहाँ संपत्ति अंतरण अधिनियम की ये धाराएं लागू नहीं है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे तो लागू ही नहीं है, इसीलिए रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो भी आपको रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी। तो कैसे करानी पड़ेगी, क्योंकि रजिस्ट्री का एक दूसरा अलग कानून है। कौन सा, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, इसके तहत आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। ये कानून तो लागू पाएगा, टीएपी नहीं पाए वहां पे लागू। ठीक है, और ये 4 धाराएं हैं, इनको हटा दे। ठीक है, 54, 59 और 107 और 123 की इस इलाके में ये धारा लागू नहीं होंगी। ठीक है भाई, नहीं होंगी तो रजिस्ट्री की तो जरूरत पड़ेगी। वो किसके अकॉर्डिंग, 1909 वाले, 1908 वाले जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। मतलब अगर आप एक कानून से बच भी नहीं, अगर आप एक कानून से बच भी गए, ठीक है, तो टीएपी से आप बच भी गए, तो दूसरा कानून आपको पकड़ लेगा भाई। व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्री तो फिर भी करानी ही होगी भाई आपको। ठीक है, अब पॉइंट 3 देखते हैं क्या बोलता है। जहां कानून नहीं वहां दिल की आवाज चलती है भाई। जैसे मैंने पंजाब के मामले में देखा, यहां भी वही बात दोहराई गई है। जिन इलाकों में यह कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम किताबी तौर पर लागू नहीं है, वहां जज साहब आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, वह अपने दिल से फैसला करते हैं, विवेक से फैसला करते हैं। वहां वे न्याय, क्षम्य और शुद्ध अंतकरण, ठीक है, का इस्तेमाल करते हैं। सरल शब्दों में, अगर लिखित कानून नहीं है तो जज साहब अपनी ईमानदारी और सही गलत की समझ से फैसला करेंगे, और अक्सर वे फैसले संपत्ति अंतरण अधिनियम के नियमों जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये धारा 1 बोल रही थी। धारा 1 में ये बातों पर हमने चर्चा की, कहां पर लागू होगी, कहां पर नहीं होगी, कब होगी, कौन कौन सी धाराओं में छूट मिल सकती है। ठीक है, और रजिस्ट्री तो आपको करानी होगी, चाहे तो टीएपी के अकॉर्डिंग, और टीएपी के अकॉर्डिंग नहीं कराते तो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अकॉर्डिंग में। अब बात करते हैं धारा 2। धारा 2 क्या बोलती है, धारा 2 बोलती है निरसन। निरसन का मतलब बहुत सीधा है। यह बताता है कि जब 1882 में यह नया कानून आया तो पुराने कानूनों का क्या हुआ। ठीक है, 1882 से पहले जो कानून थे उनका क्या हुआ, और किन चीजों पर इन नए कानून का असर नहीं पड़ा भाई। ठीक है, तो निरसन का मतलब यह है कि जब ये कानून आया तो पहले जो कानून चल रहे थे उन पर क्या फर्क पड़ा, और कहां पर इन नियमों का फर्क नहीं पड़ा। आइए देखते हैं। पुराने कानूनों की विदाई हो गई भाई, ये नया कानून आने से। इस कानून के साथ एक लिस्ट अनुसूची जोड़ी थी, जैसे कि टीपीए लागू हुआ, उस लिस्ट में लिखे गए पुराने कानून खत्म हो गए। यह इसलिए किया गया ताकि कानूनों के बीच कोई टकराव न हो। किन चीजों पर असर नहीं पड़ा, 4 ऐसी बातें बताई गई हैं जहां पे टीएपी टांग नहीं अड़ाएगा अपनी। ठीक है, कौन कौन सी है, क्या है,
पहली जो बात है, जो कानून खत्म नहीं किए गए। अगर कोई ऐसा कानून है जिसे इस एक्ट ने साफ तौर पर रद्द नहीं किया है, तो वह कानून वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। ठीक है भाई, आपसी समझौता। अगर दो लोगों ने आपस में कोई कानूनी समझौता या कॉन्ट्रैक्ट किया है जो भारत के उस समय के कानूनों के हिसाब से सही है, तो टीएपी संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम उस समझौते को नहीं तोड़ेगा जब तक कि वह समझौता बहुत ही गलत न हो। पुराने हक और अधिकार। 1 जुलाई 1882 से पहले अगर किसी के पास कोई कानूनी अधिकार या जिम्मेदारियां थी तो वे वैसी ही रहेंगी। नया कानून आकर पुराने हक नहीं छीनेगा भाई। ठीक है भाई। कोर्ट के फैसले या कानून की प्रक्रिया है भाई। अगर किसी कोर्ट ने कोई आदेश दिया या कानून की किसी प्रक्रिया से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो उस पर टीएपी यानी कि संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम के नियम जबरदस्ती लागू नहीं होंगे, सिर्फ धारा 57 और चैप्टर 4 को छोड़कर। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्लिम लोग। इस धारा की सबसे आखिरी लाइन बहुत जरूरी है। धारा 2 बोल रही है, इसमें साफ लिखा है कि इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई भी बात मुस्लिम विधि के नियमों पर असर नहीं डालेगी। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के जो सामान्य नियम हैं, जैसे दान, गिफ्ट नियम, वे मुस्लिम कानून के अपने नियमों को नहीं बदलेंगे। जैसे मुस्लिम में भी होता है हिब्बा देना भाई, हिब्बा। मुस्लिम समुदाय में हिबा या दान के अपने जो प्राचीन नियम है वही चलते रहेंगे भाई, तो उन पे ये क्या असर नहीं डालेगा भाई। आगे बात करते हैं। जब 1882 में यह नया कानून आया तो इसने पुराने सिस्टम को कैसे बदला और किन चीजों को छुआ तक नहीं भाई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं भाई। धारा 2 ये बोलती है, पुराने कानून की छुट्टी भाई। संपत्ति अंतरण अधिनियम के आने से पहले भारत में प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम और पुरानी संधियां चलती थी। 1882 में जब यह एक्ट बना तो इसने उन पुराने और कंफ्यूजन करने वाले नियमों को खत्म कर दिया भाई, ताकि पूरे देश में एक जैसा सिस्टम रहे भाई। ठीक है, जो पुराने कानून जो थे उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। व्यावर्ती का क्या मतलब है? कानून की भाषा में व्यावर्ती का मतलब है बचा लेना। ठीक है, धारा 2 यह गारंटी देती है कि टीएपी के आने से हर चीज खत्म नहीं होगी। यहां एक खास लाइन लिखी है, इस धारा में निहित कुछ भी नहीं प्रभाव डालने वाला समझा जाएगा। ठीक है, इस धारा में निहित कुछ भी नहीं प्रभाव डालने वाला समझा जाएगा। इसका आसान मतलब यह है कि पूरे टीएपी संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम कानून में ऐसी कोई बात नहीं है जो नीचे दी गई चीजों को नुकसान पहुंचाए या बदले। ठीक है, वे चीजें जिन पर टीएपी का असर नहीं पड़ता भाई, कौन कौन सी है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां बताया गया है कि अगर किसी पुराने कानून का नाम टीएपी की रद्द होने वाली लिस्ट में नहीं है तो वह आज भी जिंदा है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से उदाहरण है? स्थानीय नियम, जैसे बंगाल विनियम 1819 या बंबई भूमि राजस्व संहिता। इन कानूनों के अंदर जो पट्टे या जमीन छोड़ने के नियम हैं वे वैसे ही चलते रहेंगे। टीएपी उन्हें क्या नहीं करेगी, रद्द नहीं करेगी। फिर प्रथाएं और रिवाज। पंजाब और अवध के कानूनों में कुछ पुराने रीति रिवाजों को कानूनी मान्यता दी गई थी।
भले ही वे रिवाज टीएपी के नियमों से अलग हों, फिर भी वे उन इलाकों में मान्य रहेंगी क्योंकि टीएपी ने उन्हें खत्म नहीं किया। टीएपी का मतलब फिर बता दूं, संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम। आगे बात करते हैं 1882 धारा 2 का खंड ख क्या बोलता है। इसका सीधा मतलब है कि कानून लोगों के बीच हुए आपसी समझौतों और प्रॉपर्टी की अपनी पुरानी प्रकृति को खत्म नहीं करता। ठीक है, तो धारा 2 का खंड ख बोलता है कि जो कानून जो है, कौन सा कानून, टीएपी, लोगों के बीच हुए आपसी समझौतों और प्रॉपर्टी की अपनी पुरानी प्रकृति को खत्म नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1, इन्हें 3 उदाहरणों से समझते हैं। पहला है परसंगति। जो परसंगति जो है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये परसंगति क्या है? परसंगति का मतलब क्या है? कानूनी भाषा में जो परसंगति का मतलब है ऐसी चीज जो प्रॉपर्टी के साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ी हो। पर यानी कि प्रकृति, संगति यानी कि संग, प्राकृतिक रूप से प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी चीज, इसका मतलब है परसंगति। भाई उदाहरण देखते हैं भाई। ठीक है, हक सुपा, यह एक पुराना अधिकार है जिसमें पड़ोसी या हिस्सेदार को प्रॉपर्टी खरीदने का पहला हक मिलता है। हक सुपा बोलते हैं। कानून कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के आने से यह अधिकार खत्म नहीं होगा क्योंकि यह प्रॉपर्टी से जुड़ा एक पुराना कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसको बोलते हैं हक सुपा। ठीक है भाई। बंटवारा, भाई बंटवारा और रजिस्ट्री का चक्कर में यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट जो अक्सर लोग पूछते हैं, मौखिक बंटवारा। अगर एक हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करके जमीन बांट लेते हैं तो वह बंटवारा बिना रजिस्ट्री के भी कानूनी रूप से सही माना जाएगा। भाई ठीक है भाई, क्यों माना जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा था, आनंद बनाम वीरेंद्र मोहन का केस था भाई, अमनेश्वर आनंद बनाम वीरेंद्र मोहन सिंह का केस था। इस केस में कोर्ट ने कहा कि बंटवारा करना संपत्ति का ट्रांसफर नहीं है। आप अपनी ही चीज का हिस्सा ले सकते हैं, किसी और को बेच नहीं रहे भाई। इसीलिए इस पर क्या है, टीएपी के सख्त नियम लागू नहीं होते। ठीक है, तो आनंद बनाम वीरेंद्र मोहन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि आप बंटवारा कर सकते हैं, ये माना जाएगा। ठीक है, संपत्ति का ट्रांसफर नहीं है ये, आप अपनी ही चीज का क्या है, हिस्सा ले रहे हैं, किसी और को बेच नहीं रहे। ठीक है, इसलिए इस पर टीएपी के जो सख्त नियम है वो लागू नहीं होते। बंधक और खर्च, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रखी है तो उसके साथ कुछ शर्तें अपने आप जुड़ जाती हैं। ठीक है, आपने अगर आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखती तो उसके साथ कुछ शर्तें अपने आप जुड़ जाएंगी। कौन सी शर्तें? जैसे अगर प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई जरूरी मरम्मत कराई गई तो उसका खर्च मांगने का हक बना रहेगा भाई। ठीक है, आपने संपत्ति गिरवी रख दी और वो मरम्मत मांग रही, उसने रिपेयर करा दिया तो वो खर्च मांगेगा भाई। ये नियम सिविल प्रक्रिया संहिता से चलते हैं और टीएपी इन्हें नहीं रोकती भाई। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम इन्हें नहीं रोकता। आगे बात करते हैं धारा 2 का खंड ख, ये क्या बोलता है? धारा 2 का खंड क्या बोलता है, अब बात करते हैं। ये था धारा 2 का खंड ख और ये है धारा 2 का खंड ग। ठीक है, ये क्या बोलता है? कानून की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाता है भाई। क्या समझाता है? जिसे भविष्य लक्षी होना कहते हैं भाई। ठीक है, तो भविष्य लक्षी के बारे में
धारा 2 का खंड ग, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 2 का खंड ग भविष्य लक्षी के बारे में बताता है। इसका सीधा और आसान मतलब यह है कि कानून 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ, तो यह उसी दिन के बाद होने वाले कामों पर लागू होगा। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई के बाद जो कानून जो लागू होंगे, जो काम लागू होंगे, उन्हीं पर ये लागू होगा। उससे पहले हो चुके कामों पर नहीं भाई, इसे बोलते हैं भाई भविष्य लक्षी। ठीक है भाई, कानून पीछे जाकर काम नहीं करेगा। यह कानून भूत लक्षी यानी कि पुराने समय से लागू होने वाले नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब है कि 1882 से पहले अगर किसी ने कोई जमीन खरीदी, गिरवी रखी या दान दी थी, तो उस समय जो नियम थे वही माने जाएंगे। एक तो भूत लक्षी, एक है भविष्य लक्षी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, रजिस्ट्री गवाह। अगर 1882 से पहले किसी बंधक, ठीक है, बंधक के लिए गवाहों के साइन जरूरी थे भाई, यानी कि किसी क्या थी, बंधक का मतलब गिरवी रखने के लिए गवाहों की जरूरत, गवाहों के साइन जरूरी नहीं थे, तो आज आप यह नहीं कह सकते कि टीएपी की धारा 59 के हिसाब से उसमें गवाह नहीं है। ठीक है, इसीलिए वह पुराना कागज बेकार है। वह कागज तब के हिसाब से सही था और आज भी वो कागज क्या है, सही है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। पुराने हक भाई, अगर कोई जमीन 1882 से पहले अस्तरणीय जिसे बेचा न जा सके थी, तो टीएपी की धारा 108 आने के बाद भी वह वैसी ही रहेगी। ठीक है, उसे बेच नहीं सकते। अगर कोई संपत्ति जो है जिसे बेचा ही न जा सके, ठीक है, तो वो आज भी क्या है, 108 धारा बोलती है, आज भी वो बेची नहीं जा सकती। अधिकार बनाम प्रक्रिया, यहां कानून एक बारीकी फर्क करता है जो समझना जरूरी है। मूल अधिकार, आपका हक क्या है, जैसे प्रॉपर्टी बेचने का हक या पैसे वापस मांगने का हक है भैया। ठीक है भाई, ये हक धारा 2 का खंड क्या है, धारा 2 का जो खंड जो है ग की वजह से सुरक्षित है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेचने का आपका हक है, पैसा वापस मांगने का आपका हक है, ये धारा बोलती है। आगे बात करते हैं, प्रक्रिया क्या है, हक पाने का तरीका क्या है, जैसे कोर्ट में केस कैसे फाइल होगा, नोटिस कितने दिन का देना होगा, ये प्रक्रिया है। धारा 2 का खंड ग में ये बात कही गई है। यहां पेच यह है कि प्रक्रिया पुराने मामलों में भी नई वाली लागू हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए आपने 1880 में किसी को पैसे उधार दिए और जमीन गिरवी रख ली भाई। ठीक है, आपका जमीन बेचने का अधिकार सुरक्षित है भाई, लेकिन अब 2026 में अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो केस फाइल करने का तरीका टीएपी की नई धाराओं जैसे धारा 67 के हिसाब से ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सरल सारांश देख लेते हैं इसका। पुराने हक का सुरक्षित है, 1882 से पहले जो रिश्ते और अधिकार बन चुके थे वे टीएपी के आने से खत्म नहीं होंगे। नियम भविष्य के लिए, टीएपी केवल जो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है केवल अपने आने के बाद वाले सौदों पर ही पूरी तरह लागू होता है। ठीक है, कोर्ट का रास्ता नया होगा। पुराने हक को पाने के लिए अगर आज कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट के नियम प्रक्रिया आज के ही चलेंगे। निष्कर्ष, धारा 2 का खंड ग यह सुनिश्चित करता है कि कानून अचानक बदलकर पुराने लोगों के साथ नाइंसाफी न करे, लेकिन साथ ही यह भी चाहती है कि आज के कोर्ट के तरीके एक जैसे रहे। आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2 का खंड ग। ग का मतलब बहुत ही सीधा है, यह बताता है कि यह कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम कहां अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, इसके बारे में बताता है। आइए देखते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जान लो कि प्रॉपर्टी दो तरह से ट्रांसफर होती है। तो दो तरह से प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है उसको देखते हैं। पहले पक्षकारों के कार्य, जब आप खुद अपनी मर्जी से किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं, गिफ्ट देते हैं या किराए पर देते हैं, तो आप अपनी खुद की मर्जी से दे सकते हैं। टीएपी मुख्य रूप से इसी के लिए बना है, ठीक है। विधि के प्रवर्तन द्वारा, जब कानून या कोर्ट खुद प्रॉपर्टी को एक हाथ से दूसरे हाथ में डाल दे। अब धारा 2 घ की मुख्य बातें देखते हैं। कोर्ट और कानून के बीच दखल नहीं भाई। संपत्ति अंतरण अधिनियम कोर्ट के फैसलों या कानून की ऑटोमेटिक प्रक्रिया में दखल नहीं देगा भाई, ठीक है। यहाँ पे तो दखल देगा नहीं, जो न्यायालय करता है, ठीक है। दखल कहाँ पे देगा, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण वसीयत और उत्तराधिकार में, अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिल जाए तो वहां टीएपी के नियम नहीं चलेंगे, वहां उत्तराधिकार कानून चलेगा भाई, ठीक है भाई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोर्ट की नीलामी में, अगर कोर्ट किसी की प्रॉपर्टी नीलाम करके किसी और को दे देता है तो वहां टीएपी की धारा 54 जो कहती है कि रजिस्ट्री जरूरी है, लागू नहीं होगी भाई, क्योंकि कोर्ट नहीं दिया, खुद न्यायालय ने दे दिया। कोर्ट के आदेश से ही मालिकाना हक मिल जाता है, ठीक है भाई। एक जरूरी अपवाद है भाई, यहां कानून कहता है कि वैसे तो हम दखल नहीं देंगे, लेकिन धारा 57 और अध्याय 4, धारा 57 क्या बोलती है हमने देखा था पहले। ये रही धारा 57, धारा 59 है, सॉरी, धारा 57 आगे पाई। धारा 57 और अध्याय 4 के मामले में टीएपी के नियम चलेंगे। ये नियम क्या है भाई, गिरवी से संबंधित है। धारा 57 गिरवी से संबंधित है, ठीक है। ये नियम बंधक और कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टी को बोझ से मुक्त कराने से जुड़े हैं, ठीक है। एक अपवाद है, यहां कानून कहता है कि वैसे तो हम दखल नहीं देंगे भाई, ठीक है, तो हम दखल कहां पे देंगे, लेकिन धारा 57 और अध्याय 4 के मामले में टीएपी के नियम चलेंगे। ये नियम कौन से हैं, बंधक के नियम है, जो गिरवी संपत्ति रखी जाती है और कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टी को बोझ से मुक्त कराने से जुड़ा है भाई, तो वहां पे क्या है, ये टीएपी के नियम चलेंगे। केस देखते हैं भाई। हरीश चंद्र हेगड़े का केस था। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया के जरिए कोई जमीन किसी आदिवासी को वापस दिलाई जा रही है तो वहां टीएपी की धारा 51 सुधार के लिए मुआवजे का हक लागू नहीं होगा, क्योंकि यह इंसानों के बीच का सौदा नहीं था बल्कि कानून का आदेश था, ठीक है। तो वहां पे नियम लागू नहीं होगा। आगे बात करते हैं भैया, दिवाला का मामला। जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकारी अधिकारी के पास चली जाती है भाई। यह विधि के प्रवर्तन से होता है, इसलिए इसके लिए किसी रजिस्ट्री या एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या है, अगर वह सरकारी अधिकारी आगे जाकर उस प्रॉपर्टी को नीलामी में किसी को बेचता है तब दो इसे पक्षकारों के बीच का सौदा माना जाएगा। एक तो नीलाम कर रहा है कौन, अधिकारी कर रहा है, और ले कौन रहा, ले रहा कोई व्यक्ति, ठीक है। तो पक्षकारों के बीच का सौदा माना जाएगा
उस समय टीएपी की धारा 54 के हिसाब से रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। तो धारा 54 में क्या दी है? रजिस्ट्री, टीएपी संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम, ठीक है, तो वहां पे अनिवार्य है भाई। ठीक है, अगर लगा लो सरकार ने कोई जमीन क्या कर ली, दिवालिया हो गया कोई व्यक्ति, तो सरकारी अधिकारी ने क्या कर ली, वो सरकारी अधिकारी के अंडर में वो जमीन आ गई, कानून द्वारा क्या हुआ, उसका विधि द्वारा प्रवर्तन हुआ, उसके अंदर आ गई, इसमें रजिस्ट्री एग्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, वो अधिकारी उसको नीलाम करता है, नीलाम करता है, उसको बेचता है, तब इसे पक्षकारों के बीच का सौदा माना जाए, क्योंकि वो खरीदने वाला भी तो होगा, खरीदने वाला आएगा तो उसको रजिस्ट्री करानी होगी धारा 54 के तहत। ठीक है, सीधी बात, जब तक मामला आपसी यानी कि प्राइवेट है तब तक टीएपी मालिक है। ठीक है, जैसे ही मामला कोर्ट या सरकारी प्रक्रिया का हो जाता है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम पीछे हट जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, धारा 57 और अध्याय 4 क्या है? धारा 57 यह तब काम आती है जब किसी प्रॉपर्टी पर कोई कर्जा यानी कि भार हो और कोर्ट उसे बेचकर उस कर्जे से मुक्त कराने का आदेश दे दे। ठीक है, धारा 57 ये बोलती है जब उस प्रॉपर्टी पर क्या हो, भार हो, और कोर्ट उसे बेचकर क्या करवा दे भाई, कर्जे से मुक्त करा दे। ठीक है, अध्याय 4 क्या है भाई? यह पूरा हिस्साबंधक और प्रॉपर्टी पर कर्जों के बारे में है, गिरवी और जो प्रॉपर्टी पर कर्जा उसके बारे में। जब आप अपनी जमीन गिरवी रखते हैं और मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट जो फैसला सुनाता है उस पर इसी चैप्टर के नियम लागू होते हैं। ठीक है, किस चैप्टर के? अध्याय 4 के। इन्हें छूट क्यों दी गई है भाई, अपवाद क्यों बनाया? धारा 2 का खंड है कहती है कि हम कोर्ट के आदेशों में दखल नहीं देंगे, लेकिन अगर यह नियम धारा 57 और अध्याय 4 पर भी लागू हो जाता है तो ये दोनों धाराएं बेकार हो जाती हैं। ठीक है, वजह यह है कि धारा 57 और अध्याय 4 बनी ही इसलिए है ताकि कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टी की गिरवी या कर्जे वाले मामलों को सुलझाया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसीलिए कानून ने साफ कहा है कि बाकी सब जगह कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन प्रॉपर्टी के गिरवी और कर्जे के मामले में कोर्ट को भी टीएपी के नियमों का पालन करना होगा भाई। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी की गिरवी या कर्ज का मामला है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, टीएपी जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है उसका क्या करेगा, उसके नियमों का पालन करेगा। आगे बात करते हैं, कानून का परस्पर विरोध और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यहां एक छोटा सा कानूनी झगड़ा खड़ा हो गया, आइए देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 कहती है कि यह कानून सिर्फ जीवित व्यक्तियों के बीच जैसे आप और मैं होने वाले सौदों पर लगेगा। ठीक है, कौन सा कानून? संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये धारा 5 बोलती है। दूसरी तरफ धारा 2 का खंड ग कहती है कि धारा 57 और अध्याय 4 में यह कानून कोर्ट के आदेशों विधि के परिवर्तन पर भी लगेगा। ठीक है भाई, लगेगा, ये मान लिया। तो सवाल उठा कि कौन बड़ा है भाई, धारा 5 या धारा 2 का खंड है? तो धारा 2 का खंड है तो ये बोलता है कि ये कानून जो है विधि के परिवर्तन पर भी लगेगा, और धारा 5 ये बोलती है कि जीवित व्यक्तियों के बीच लगेगा, सौदे हो रहे हैं जीवित व्यक्तियों के बीच, उन पे लगेगा। अब इनमें बड़ा कौन है भाई, बात तो अटकी। एक केस था लक्ष्य देवी बनाम मुकुंद कुंवर केस में, सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर किया। कोर्ट ने कहा कि धारा 2 का खंड है ज्यादा ताकतवर है। ठीक है भाई,
मतलब भले ही धारा 5 कहती हो कि यह सिर्फ व्यक्तियों के बीच का कानून है, लेकिन धारा 2 का खंड ख की वजह से यह कोर्ट के आदेशों सिर्फ धारा 57 और अध्याय 4 के मामलों पर भी लागू होगा। ठीक है। आमतौर पर टीएपी कोर्ट के फैसलों या सरकारी प्रक्रियाओं में दखल नहीं देता, लेकिन जमीन गिरवी और कर्जे से जुड़े मामलों में कोर्ट को टीएपी के नियमों अध्याय 4 और धारा 57 के हिसाब से ही चलना पड़ता है भाई। ठीक है। कौन से मामले होंगे? गिरवी और जो कर्जे वाले मामले, उनमें कोर्ट भी क्या करेगा? टीएपी के जो नियम हो उन पर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इन खास मामलों में यह कानून कोर्ट के फैसलों पर भी भारी पड़ेगा। ठीक है। कौन से मामले? गिरवी वाला मामला और कर्जे वाला मामला। ठीक है। आगे क्या लिखा? सीधी बात, प्रॉपर्टी गिरवी रखने या छुड़ाने के मामले में नियम वही चलेंगे जो इस किताब यानी कि संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम में लिखे हैं, चाहे आदेश कोर्ट का ही क्यों न हो। ठीक है। आगे बात करते हैं। धारा 2 की यह आखिरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समझाती है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम और मुस्लिम व्यक्तित्व विधि, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच क्या रिश्ता है। ठीक है। आइए देखते हैं। अध्याय 2 बनाम मुस्लिम लॉ। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सामान्य नियम है, जैसे धारा 14 सारस्वत के विरुद्ध नियम, धारा 35 निर्वाचन का नियम आदि। कानून कहता है कि अध्याय 2 का कोई नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के किसी पुराने नियम से टकराता है तो वहां पे किसकी जीत होगी? मुस्लिम लॉ की जीत होगी। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। मुस्लिम लॉ में पारिवारिक वक़्फ़ मान्य है, भले ही वह पीढ़ियों तक चलेगा, लेकिन टीएपी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 कहती है कि आप प्रॉपर्टी को अनंत काल तक बांध कर नहीं रख सकते। यहाँ छूट की वजह से मुसलमानों के लिए वक़्फ़ वैध रहेगा, भले ही वह धारा 14 के खिलाफ हो। ठीक है। ये बात कही गई है। ठीक है। तो वक़्फ़ क्या है? वैध रहेगा, चाहिए क्या हो? धारा 14 के खिलाफ हो। बाकी अध्याय मुसलमानों पर लागू होंगे भाई। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर किया गया है। अध्याय 2 को छोड़कर बाकी के अध्याय जैसे विक्रय, पट्टा, बंधक मुसलमानों पर वैसे ही लागू होते हैं जैसे दूसरों पर। विक्रय बेचा गया, पट्टा लीज पर, बंधक गिरवी रख दिया। ठीक है। इन मामलों में मुस्लिम लॉ नहीं बल्कि क्या चलेगा? टीएपी के नियम चलेंगे। ठीक है। तो ट्रांसफर का जो मामला है, अगर इसमें विरोधाभास हो जाता है मुस्लिम लॉ और जो क्या है टीएपी के बीच, तो मुस्लिम लॉ क्या रहेगा? उच्च रहेगा, मुस्लिम लॉ जीत होगी। और अगर विक्रय का, पट्टे पर और बंधक का मामला है तो वहां पे क्या चलेगा? वहां के टीएपी के नियम चलेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम के नियम। दान के बारे में क्या कहा है? दान के मामले में एक खास अपवाद है। धारा 129 की वजह से मुसलमानों द्वारा दिया गया दान, जिसे ईबा कहते हैं भाई, वह क्या है? टीएपी के नियमों से नहीं बल्कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलता है। इसलिए ईबा में रजिस्ट्री से ज्यादा कब्जा देने को महत्व दिया गया है। ठीक है। तो उसमें भी क्या चलेगा? मुस्लिम लॉ चलेगी भाई, हिबा में दान देना। आगे बात करते हैं भाई। अगर नियम आपस में टकराए तो क्या होगा? अगर मुस्लिम लॉ में किसी विषय पर कोई अलग नियम है या वहां टीएपी के नियम से मेल खाता है तो वहां टीएपी लागू होगा। ठीक है। टीपी क्या होगा? लागू होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होगा अगर क्या है? कोई विशेष नियम है मुस्लिम
अगर मुस्लिम लॉ में किसी विषय पर कोई अलग नियम नहीं है या वहां पर क्या है संपत्ति अंतरण अधिनियम से मेल खाता है, तो वहां पे कौन सा कानून चलेगा, वहां पे संपत्ति अंतरण अधिनियम ही लागू होगा। उदाहरण देखते हैं, मोहम्मद रजा बनाम अब्बास बांदी बीबी। इस केस में कोर्ट ने धारा 10 अंतरण रोकने की शर्तें को मुसलमानों पर भी लागू किया था, क्योंकि वह उनके किसी धार्मिक नियम के खिलाफ नहीं थी। सारांश देखते हैं। अध्याय 2, यहाँ मुस्लिम लोग को प्राथमिकता दी गई है, अगर टकराव होगा तो मुस्लिम लोग चलेगा भाई। अध्याय 7 गिफ्ट के बारे में है, यहाँ भी मुस्लिम लोग ये बात चलेगा भाई। बाकी सब पर ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम का राज चलेगा, चाहे पक्षकार मुस्लिम ही क्यों न हो। मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी पुरानी परंपराओं जैसे वक्फ और हिबा को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन व्यापारिक लेन देन, बिक्री, किराया, गिरवी के लिए उन्हें भी इसी कानून का पालन करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हिंदू विधि के बारे में क्या बताया। अगर हिंदू विधि का और संपत्ति अंतरण अधिनियम का क्या है टकराव होता है, तो इस जानकारी का सरल मतलब यह है कि हिंदू विधि पर अब यह कानून कैसे लागू होता है और सरकारी जमीनों का क्या नियम है। हिंदू और बौद्धिक विधि अब कोई छूट नहीं है। 1929 से पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों को इस कानून के अध्याय 2 के कुछ नियमों से छूट मिली हुई थी। अगर उनका धार्मिक कानून अलग था तो वही माना जाता था। 1929 के बाद सरकार ने कानून में बदलाव किया और हिंदू और बौद्ध धर्म को छूट वाली लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, आज के समय में क्या सिचुएशन है, अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामले में हिंदुओं और बौद्धों पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के सभी नियम, धारा 13, 14 और 20 जो अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी देने से जुड़ी है, पूरी तरह से लागू होते हैं। ठीक है, सीधी बात, अब सिर्फ मुस्लिम लोग को ही अध्याय 2 और दान के मामले में विशेष छूट प्राप्त है, हिंदुओं को नहीं। सरकारी अनुदान क्या है, सरकारी जमीनों पर यह एक बहुत बड़ा अपवाद है नियम। अगर सरकार, केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कोई जमीन दान में देती है, पट्टे पर देती है या ट्रांसफर करती है, तो उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता है भाई, ये ध्यान रखना। सरकारी अनुदान अधिनियम 1895, इस कानून की धारा 2 कहती है कि सरकार अपनी जमीन देते समय जो भी शर्त रखेगी वही मानी जाएगी, भले ही वे शर्त टीएपी के नियमों के खिलाफ ही क्यों न हो। ठीक है, तो वहां पे सरकार अनुदान अधिनियम लागू होगा, धारा 2 बोलती है। उदाहरण मान लीजिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम कहता है कि आप किसी को जमीन बेचकर यह शर्त नहीं लगा सकते कि तुम इसे आगे किसी को नहीं बेचोगे, धारा 10 के तहत। लेकिन अगर सरकार आपको जमीन देते समय यह शर्त लगा दे कि आप इसे आगे नहीं बेच सकते, तो वह शर्त पूरी तरह से वैध होगी। ठीक है, तो ये हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 2 के बारे में हमने चर्चा की। आशा है आपको समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।